अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। उस दिन हमने एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसी डिस्कस की थी। आज हम थोड़ा एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज़ पर बात करेंगे। याद रहे कि हमने अपनी बात करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड इश्यूज़ और करंट अकाउंट डेफिसिट को सॉल्व करने के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अडॉप्ट करती है, बात हमने उसके ऊपर शुरू की थी। और करंट अकाउंट डेफिसिट को ओवरकम करने के लिए हमने सबसे पहले बात की थी एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसीज़ की। अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज़ की। ये और बात है कि पाकिस्तान की केस में करंट अकाउंट डेफिसिट इस वक्त इशू नहीं है, क्योंकि हमारी करंट अकाउंट पोजीशन काफ़ी बेहतर चल रही है आजकल। लेकिन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू द सिलेबस ऑफ O and AS levels, so we are discussing expenditure switching policies to solve the problem of current account deficit। और हमने बात की थी कि करंट अकाउंट डेफिसिट की मेजर रीज़न एक्सपोर्ट्स का लो होना और इंपोर्ट्स का हाई होना है। तो अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, करंट अकाउंट डेफिसिट के प्रॉब्लम को, तो उसके लिए एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज़ अडॉप्ट करते हैं हम। और एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज़ का मतलब ये है कि लोकल कंज्यूमर्स को इंपोर्ट्स पे से स्विच करके लोकल गुड्स पे लाना और फॉरेनर्स को स्विच करके उनके अपने गुड्स के बजाय, गुड्स एंड सर्विसेज की बजाय हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लेकर आना। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज़ अडॉप्ट करता है तो इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तानीज़ को स्विच अवे करना चाह रहा है इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज से लोकल गुड्स एंड सर्विसेज पर, और फॉरेनर्स को डाइवर्ट कर रहा है, पाकिस्तान करना चाहता है पाकिस्तान के गुड्स एंड सर्विसेज पर। दैट्स वाई दीज पॉलिसीज़ आर रेफर्ड एज एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज़। मैं एक दफ़ा और रिपीट कर दूं अपनी बात कि वी वांट टू स्विच द एक्सपेंडिचर ऑफ द लोकल पीपल, पाकिस्तानी पीपल, अवे फ्रॉम इंपोर्ट्स टूवर्ड्स लोकल गुड्स, एंड ऑन द अदर हैंड वी वांट टू अट्रैक्ट फॉरेनर्स to buy Pakistani goods, and that's why we are adopting expenditure switching policies। expenditure switching policies की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले लेट्स डिस्कस devaluation। devaluation is an expenditure switching policy, because when devaluation takes place, it makes imports expensive and makes exports relatively cheaper. So exports increase and imports fall. As a result, current account improves। पहली बात तो ये याद रखें कि जब हम डीवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कंट्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम नहीं अडॉप्ट कर रही, बल्कि कंट्री ने ऑलरेडी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है। क्योंकि जब हम फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का फॉर एग्जांपल प्लान ये है कि एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग पर छोड़ा जाए, एक्सचेंज रेट को प्योरली डिमांड एंड सप्लाई पर छोड़ा जाए, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन पर छोड़ा जाए। और जब फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है तो इट मीन्स गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर रही, इसलिए devaluation is the part of fixed exchange rate regime, not the floating one। devaluation की ज़रूरत कब पड़ती है? पहले devaluation का मतलब बता देता हूँ। नाम से पता चल रहा है, devalue, किसी चीज़ की वैल्यू को कम करना इज devalue करना। एक्सचेंज रेट के केस में आमतौर से devaluation की टर्म को लोग अक्सर मिस इंटरप्रेट करते हैं। याद रखें, दो टर्म्स हैं, एक है डिप्रिसिएशन, एक है डीवैल्यूएशन।
डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि डिमांड सप्लाई फोर्सेस की वजह से, बैलेंस ऑफ पेमेंट वर्सन होने की वजह से, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन वर्सन होने की वजह से जो आपके एक्सचेंज रेट पर डाउनवर्ड प्रेशर ऑटोमेटिकली आ रहा है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जबकि जब हम डीवैल्यूएशन की बात करते हैं तो दिस इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट, दिस इज अ डेलिबरेट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट टू डीवैल्यू इट्स ओन करेंसी। माइंड इट कि डेप्रिसिएशन हो रही है डिमांड एंड सप्लाई रीजंस की वजह से, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन की वजह से, ऑटोमेटिकली हो रही है, मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है। जबकि डी वैल्यू कहते हैं हम अपनी करेंसी को खुद, अपनी करेंसी के रेट को खुद कम करना। तो जब गवर्नमेंट डी वैल्यू कर रही है पाक रुपी को, इसका मतलब ये है कि पाक रुपी के रेट को इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसीज वो कम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अज्यूम करूं कि $1 100 का है, राउंड फिगर ले रहा हूं, थोड़ी सी देर के लिए खुश भी हो जाएंगे इस बहाने हम, कि अगर $1 100 का है और गवर्नमेंट पाक रुपी को 10% से डी वैल्यू करती है, तो इसका मतलब ये होगा कि अब फॉरेनर्स को $1 के बदले पाकिस्तानी ₹100 नहीं बल्कि $110 मिलेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि फॉरेनर्स के लिए पाकिस्तानी गुड्स एंड सर्विसेज सस्ते हो जाएंगे। जबकि पहले पाकिस्तानी लोगों को डॉलर ख़रीदने के लिए ₹100 देने पड़ते थे, अब सेम डॉलर ख़रीदने के लिए आपको $110 देने पड़ेंगे। तो अगर $1 100 का था और हम 10% से पाक रुपी को डी वैल्यू करते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि पाक रुपी ख़रीदना फॉरेनर्स के लिए सस्ता हो रहा है, जबकि पाकिस्तानियों के लिए फॉरेन करेंसी ख़रीदना महंगा हो रहा है। और उसका नतीजा ये निकलेगा कि फॉरेनर्स के लिए हमारी एक्सपोर्ट्स ख़रीदना आसान हो जाएगा, कंपैरेटिवली चीपर हो जाएगा, जबकि लोकल्स के लिए इंपोर्ट्स ख़रीदना महंगा हो जाएगा। एज अ रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और इंपोर्ट्स फॉल होंगी। ये और बात है कि वो कितनी फॉल होंगी या कितनी नहीं फॉल होंगी, वो डिपेंड करेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स पर। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ डिस्कस करूंगा पीडी पे जाने से पहले। याद रखें कि डीवैल्यूएशन की ज़रूरत हमें पड़ती क्यों है। देखिए, पाकिस्तान जैसी कंट्री जिसका ज़्यादातर टाइम करंट अकाउंट डेफिसिट्स फेस करते हुए गुजरता है, करंट अकाउंट सरप्लसेस पाकिस्तान के केस में यूजुअली एटलीस्ट रीसेंट फ्यू डेकेड्स में एक ख्वाहिश ही रही है परसिस्टेंट यानी कि सरप्लस की, ज़्यादातर केसेस में करंट अकाउंट डेफिसिट में ही रहा है। अब जब पाकिस्तान करंट अकाउंट डेफिसिट में जाएगा तो एक्सचेंज रेट पर डाउनवर्ड प्रेशर आएगा और एक्सचेंज रेट नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम उसे नीचे जाने से, ज़्यादा नीचे जाने से रोकेंगे। हम फॉरेन करेंसी यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉरेन करेंसी बेचकर मार्केट से पाक रुपी ख़रीदना शुरू कर देगा, और जब पाक रुपी की सप्लाई कम होगी मार्केट में तो हमारी करेंसी का रेट, पाक रुपी का रेट जो नीचे जा रहा था वो ऊपर रुक जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, जब परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट्स हो रहे हैं तो आपका एक्सचेंज रेट नीचे जा रहा है। लेकिन अगर आप फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम अडॉप्ट किए हुए हैं तो आप उसको नीचे जाने से रोकेंगे, और जब आप उसे नीचे जाने से रोकेंगे तो आपको फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बेचकर पाक रुपी ख़रीदना होगा मार्केट से, ताकि पाक रुपी कंपैरेटिवली सप्लाई में कम हो जाए, और उसकी वजह से जो पाक रुपी का रेट नीचे जा रहा था वो नीचे जाने से रुक जाएगा। लेकिन याद रखें कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट मुसलसल ऐसा करती रहेगी कि पाक रुपी का एक्सचेंज रेट नीचे जा रहा था, पाक रुपी सस्ता हो रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती उसको ऊपर रोका हुआ है फॉरेन करेंसी रिजर्व्स बेचकर और पाक रुपी ख़रीद कर या दूसरी पॉलिसीज़ के थ्रू, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि पाक रुपी ओवर वैल्यू हो जाएगा। और ओवर वैल्यू होने का मतलब ये है कि जो रेट उसका नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा का बेचने की कोशिश कर रहे हैं आप। ये बिल्कुल इसी तरह है कि प्याज पूरी मार्केट में ₹50 किलो बिक रही हो, लेकिन मैं कहूँ कि मैं तो अभी भी ₹70 की ही बेचूंगा,
तो इसका मतलब ये है कि मैं प्याज के रेट को ओवर वैल्यू कर रहा हूँ। और जब हम बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू कर जाते हैं अपनी करेंसी को, तो नतीजा ये निकलता है कि इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं और एक्सपोर्ट्स कम होना शुरू हो जाती हैं। और यही वजह थी कि जब इमरान खान गवर्नमेंट आई थी, पीटीआई गवर्नमेंट आई थी, तो आईएमएफ ने कंडीशन ये रखी थी कि आप एक्सचेंज रेट में इंटरफेयर करना कम करें और उसको थोड़ा फ्लोटिंग पर छोड़ें। और यही वजह है कि शुरू के दिनों में पाक रुपी काफ़ी तेज़ी से नीचे गया था, क्योंकि आईएमएफ की कंडीशन ये थी कि आप उसे फ्लोटिंग पर छोड़ें थोड़ा, राइट। और उसकी वजह क्या थी? आईएमएफ ने क्यों कहा? क्योंकि पाक रुपी उनके हिसाब से ओवर वैल्यू हुआ हुआ था। क्योंकि जब हम कंटिन्यूसली फॉरेन करेंसी बेचकर पाक रुपी मार्केट से उठाते रहेंगे या इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर पाक रुपी के रेट को ऊपर लाते रहेंगे, तो वो ओवर वैल्यू हो जाएगा। और पास टाइम जब आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो जाती है, तो आपको डी वैल्यूएशन की तरफ जाना पड़ता है। आपको अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, अदरवाइज वो भी डी वैल्यू करेंगे अपनी करेंसी, और डी वैल्यू होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ट्रेडिंग पार्टनर्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। साइड बाय साइड आपको एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसीज़ भी अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। और जब आप डी वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो एक ख़ास बात जिसका ख्याल रखना पड़ेगा वो ये है कि आपकी डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स और डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स इलास्टिक है या इनइलास्टिक। अगर डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इनइलास्टिक है, तो माइंड इट के डी वैल्यूएशन से उल्टा फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट्स की डिमांड इनइलास्टिक है, तो डी वैल्यूएशन की वजह से जो एक्सपोर्ट सस्ती हो रही है, उसकी वजह से क्वांटिटी में कोई ख़ास फ़र्क आएगा नहीं और एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ बढ़ेंगे नहीं। प्राइस में चेंज ज़्यादा बड़ा आ रहा होगा, क्वांटिटी में चेंज मामूली आ रहा होगा। नतीजा ये निकलेगा कि आपके एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ उल्टा फॉल होने शुरू हो जाएंगे। इंपोर्ट की डिमांड अगर इनइलास्टिक है, तो नतीजा ये निकलेगा कि आप इंपोर्ट को एक्सपेंसिव कर रहे हैं डीवैल्यूएशन करके, ताकि इंपोर्ट्स कम हो। लेकिन होगा ये कि जितने से इंपोर्ट्स महंगी हो रही होंगी, क्वांटिटी उतने से कम होगी नहीं और इंपोर्ट बिल और ज़्यादा बढ़ने लगेगा, राइट। तो डीवैल्यूएशन का नतीजा ये निकलेगा कि एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ गिरना शुरू हो जाएंगे, इंपोर्ट बिल बढ़ना शुरू हो जाएगा और करंट अकाउंट डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। इसलिए गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि ओवरऑल पीईडी ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स क्या है। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स की डिमांड प्राइस इलास्टिक होगी और इंपोर्ट्स की डिमांड प्राइस इलास्टिक होगी, तब ही डीवैल्यूएशन से बेनिफिट उठा सकती है कोई कंट्री। क्योंकि जब डिमांड इलास्टिक होगी और एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो रही है डीवैल्यूएशन की वजह से, तो एक्सपोर्ट्स की डिमांड मोर देन प्रोपोर्शनेटली बढ़ जाएगी और एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट रेवेन्यूज़ बढ़ने लगेंगे। दूसरी तरफ इंपोर्ट्स की डिमांड इलास्टिक होने की वजह से जब आप डीवैल्यूएशन करके इंपोर्ट्स को महंगा करेंगे, तो डिमांड मोर देन प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगी और इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो माइंड इट के डीवैल्यूएशन करते वक्त हमें ये देखना पड़ेगा कि पीईडी ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स क्या है। और अकॉर्डिंग टू मार्शल एंड लर्नर, any depreciation or devaluation would favor current account position if the sum of price elasticity of demand for exports and imports is greater than 1, which means it should be overall elastic. इसकी बाकायदा कंप्यूटेशन हम करके दिखाते हैं, इसकी कैलकुलेशन करके दिखाते हैं हम कि पीडी लेस देन 1 है तो क्या हो रहा है और ग्रेटर देन 1 है तो माइनस तो क्या हो रहा है। तो मैं एक मेरा अपना लिखा हुआ नोट मौजूद है उसके ऊपर, उसकी कैलकुलेशंस पर, वो मैं हुसैनोमिक्स पर पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से उसको इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की डिमांड का इलास्टिक होना ज़रूरी है अगर डीवैल्यूएशन से कोई बेनिफिट लेना है। अदरवाइज डीवैल्यूएशन एटलीस्ट आपको एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में उल्टा नुकसान ही पहुँचाएगी। दूसरी तरफ फिर हम ये बात करते हैं कि डीवैल्यूएशन ऑब्वियसली एक एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी है। आप उससे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं और इंपोर्ट्स को कम करना चाहते हैं, राइट। अब अगर इंटरनल मार्केट में ही बहुत ज़्यादा डिमांड है गुड्स की, तो डीवैल्यूएशन के बावजूद एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं पाएंगी और इंपोर्ट्स कम नहीं हो पाएंगी। इसलिए डीवैल्यूएशन के साथ साथ गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसीज़ भी अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, तभी जाके डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट आता है।
प्लस ये कि ये मैं ऑलरेडी बता चुका आपको कि अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स को कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो भी अपनी करेंसीज़ को डी वैल्यू करेंगे और नतीजा ये निकलेगा कि आपके डी वैल्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। तो डी वैल्यूएशन इज़ टेकन एज एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग स्विचिंग पॉलिसी, और मैंने आपको बताया कि डी वैल्यूएशन का मतलब क्या है, वो किस तरह फंक्शन करेगी, राइट, कैलकुलेशंस। अच्छा हाँ सॉरी, एक मेन चीज़ मैं भूल रहा हूँ कि जब हम डी वैल्यूएशन करते हैं तो हम जे कर्व की बात करते हैं, और जे कर्व की जब हम बात करते हैं तो जे कर्व ये बता रहा है, जे कर्व डायग्राम ये बता रही है कि डी वैल्यूएशन से बास टाइम शॉर्ट रन में बैलेंस ऑफ ट्रेड फर्दर वर्सन हो सकता है, करंट अकाउंट वर्सन हो सकता है फर्दर, क्योंकि शॉर्ट रन में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की डिमांड इनइलास्टिक है, और जब आप डीवैल्यूएशन करेंगे तो उल्टा एक्सपोर्ट्स गिरने लगेंगी और इंपोर्ट्स बढ़ने लगेंगी, क्योंकि शॉर्ट रन में डिमांड इनइलास्टिक होती है हर चीज़ की, जबकि लॉन्ग रन में डिमांड इलास्टिक हो जाएगी। इसलिए डीवैल्यूएशन का बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा और बैलेंस ऑफ ट्रेड या करंट अकाउंट इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। तो माइंड इट कि जब भी डीवैल्यूएशन हो रही है उससे फॉरेन एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ना शुरू हो जाएंगी या फॉरेन इंपोर्ट्स कम होना नहीं शुरू हो जाएंगी। नतीजा यानी हमें ये देखना पड़ेगा कि हम ये देखेंगे कि शॉर्ट रन में आपका करंट अकाउंट हो सकता है कि और ज़्यादा वर्सन हो रहा हो, जबकि लॉन्ग रन में वो इम्प्रूव हो रहा होगा, क्योंकि लॉन्ग रन में डिमांड रिलेटिवली इलास्टिक है, राइट। और जो बातें डीवैल्यूएशन पे अप्लाई कर रही हैं वही डिप्रिसिएशन पे अप्लाई कर रही हैं। डिप्रिसिएशन के केस में भी हम इलास्टिसिटीज़ की बात करते हैं, डिप्रिसिएशन के केस में भी हम मार्शल लर्नर क्राइटेरियन की बात करते हैं, डिप्रिसिएशन के केस में भी हम जे कर्व की बात करते हैं। लेकिन बस ज़रा सा ख्याल रखना है कि डिप्रिसिएशन का मतलब है कि एक्सचेंज रेट का ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस की वजह से नीचे आना, जबकि डीवैल्यूएशन का मतलब यूजुअली ये है कि गवर्नमेंट खुद डेलिबरेटली अपनी करेंसी को के रेट को डाउनवर्ड एडजस्ट कर रही है। आई होप कि आपकी बात समझ में आई हो। कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ नीचे उसे मेंशन कर दीजिएगा, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज़। ये एक ओवरऑल क्या कहते हैं ओवरव्यू है ऑब्वियसली, यहाँ मैं आसानी से एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता हूँ, जबकि मैं विदाउट एनी डायग्राम बात कर रहा हूँ। अगर डायग्राम होगी तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा समझ में आएगी, लेकिन उसमें फिर बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जो मैं अवॉइड करता हूँ, यानी कि मुझे एडिटिंग करनी पड़ेगी और बहुत कुछ करना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं ओवरऑल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ डीवैल्यूएशन का, और जो आपकी आई होप के समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।